नमस्कार साथियों। छात्रवृत्ति का फ़ायदा विद्यार्थियों को आसानी से मिले, इसके लिए इस बार बजट घोषणा में ये घोषणा की गई थी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से कम डॉक्यूमेंटेशन के तरीके से विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का लाभ मिले। तो इसके लिए पोर्टल ने काम करना शुरू कर दिया है। तो उस पोर्टल पे हमें किस तरह से कार्य करना है, इसके बारे में हम जानकारी करेंगे। शाला दर्पण के माध्यम से छात्रवृत्ति के आवेदन किस प्रकार से किए जाने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेने हैं और किस प्रकार से ये प्रक्रिया पूरी हमें संपादित करनी है। हालांकि काम सारा ऑटो फॉरवर्डिंग, ऑटो अप्रूवल के माध्यम से होना है और मैनुअली भी हम कर सकते हैं, लेकिन हमें विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है, सावधानी रखने की आवश्यकता है। तो वो कौन कौन से बिंदु है, हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि हमें किस तरीके से ये प्रक्रिया संपादित करनी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो भी छात्रवृत्ति के प्रभारी है, स्टेप नंबर 1 ये है कि जो भी छात्रवृत्ति प्रभारी है उनको हमें क्या करना है, उन्हें रोल में असाइन करना है। यहाँ पे आपको जो वर्क इंचार्ज मैपिंग का ये रोल है, इसमें आपको छात्रवृत्ति प्रभारी जैसे यहाँ आपने पहले से बना रखे हैं, तो उनको अगर चेंज करना है तो डीएक्टिवेट करके और नया आप यहाँ से सेलेक्ट रोल करके प्री मैट्रिक इंचार्ज और यहाँ से नाम को सेलेक्ट करके ऐड कर दीजिए और वो नाम ऐड हो जाएगा। इसके अलावा प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक के लिए अलग अलग रखना चाहते हैं तो 2 अलग प्रभारी भी आप नियुक्त कर सकते हैं। तो पहला काम तो ये है। अब हमने छात्रवृत्ति प्रभारी को असाइन कर दिया। अब उसके बाद का काम क्या रहेगा, इसके बाद में हमें क्या करना है, जो विद्यार्थी टैब है, विद्यार्थी टैब में एक प्रपत्र नंबर 9 है, उसमें कोई भी प्रविष्टि अधूरी नहीं रहे, इस बात का हमें ध्यान रखना है ताकि कोई भी विद्यार्थी छात्रवृत्ति से वंचित नहीं रहे। तो यहाँ पे मैं एक क्लास को ओपन करके देखता हूँ जिसमें प्रपत्र 9 दिखाई दे। तो ये प्रपत्र 9 यहाँ पे दिख रहा है और इसमें देखिए लास्ट के जो ये 3 नाम है, ये अभी तक प्रपत्र 9 इनका अपडेट नहीं है। तो इनमें जो भी प्रविष्टियाँ बाकी है वो प्रविष्टियाँ आपको करनी होगी। इसके अलावा जन आधार ऑथेंटिकेशन अगर नहीं हो रखा है तो जन आधार ऑथेंटिकेशन को भी कंप्लीट करना होगा, अन्यथा छात्रवृत्ति का लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा विद्यार्थी टैब में ही एक महत्वपूर्ण टैब है, नंबर 3 स्टेप जो है हम बात करेंगे। विद्यार्थी टैब में ही एक टैब है जिसका नाम है लाभकारी योजनाओं हेतु अनिवार्य सूचना। इस पे हम क्लिक करेंगे तो आपके सामने प्रत्येक क्लास आप ओपन कर पाएंगे और प्रत्येक क्लास में जैसे ही 100 स्टूडेंट पे जाएंगे तो आपको कुछ तरह की सूचनाएं मांगी जाएगी। तो उन सूचनाओं में से जो महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं छात्रवृत्ति के लिए ज़रूरी है उनको आप पहले भर देना। जैसे फैमिली एनुअल इनकम है, ये आपको जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके 6ठी क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी लिस्ट आ चुकी है। तो जैसे मैं यहाँ देख रहा हूँ इस विद्यार्थी के फैमिली इनकम है वो 0 भरी हुई है। तो इनके अगर इनका आय प्रमाण पत्र आपके पास आ गया है तो इनकी ये हमें अपडेट कर देंगे। ये जो वार्षिक आय है ये प्रतिवर्ष यहाँ पे एंट्री करनी है। तो ऐसे प्रत्येक जो विद्यार्थी हैं जो छात्रवृत्ति का लाभ लेना चाहते हैं उन सब के ये एनुअल इनकम है वो भरी हुई होनी चाहिए, अपडेट होनी चाहिए। इसके अलावा देखिए हमें दूसरी जो एंट्री है, ये जो बीपीएल कार्ड की 1 टाइम एंट्री है, स्टेट बीपीएल या जो सेंटर बीपीएल है, तो इस पर क्लिक करके राशन कार्ड की प्रति मंगवा के हम इसको देख सकते हैं और इसको यहाँ से 1 टाइम यहाँ सेव कर सकते हैं। जैसे ये विद्यार्थी अगर स्टेट बीपीएल है तो स्टेट बीपीएल पे क्लिक करके और इसको सेव कर सकते हैं। तो मेन यहाँ पे फैमिली जो एनुअल इनकम है वो हुई और उसके बाद जैसे 11वीं और 12वीं के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यहाँ जो एक और महत्वपूर्ण ज़रूरी ये जो कैटेगरी है ओबीसी ईबीसी कैटेगरी, क्योंकि वहाँ पे ओबीसी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक 17 तरह की कैटेगरी है, उन्हीं में लाभ मिल पाता है, अन्यथा ओबीसी के विद्यार्थियों को 11वीं 12वीं में छात्रवृत्ति देनी होती।
तो ये 17 कैटेगरी ये है, तो इनमें से किसी एक में अगर है वो, तो तभी वो ओबीसी के विद्यार्थी पात्र होंगे। तो ये एंट्री उनके लिए 11वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ये ज़रूरी है। अन्य विद्यार्थियों के लिए भी आप करें तो बहुत अच्छी बात है। अब चलें आगे। आगे जैसे यहाँ एक्स सर्विसमैन की है तो भी आप कर सकते हैं। CWSN कैटेगरी है, कोई विद्यार्थी CWSN कैटेगरी में आता है तो ये भी वन टाइम एंट्री है, आप कर सकते हैं। क्लीनिंग ऑक्यूपेशन में आते हैं, साफ़ सफाई से जुड़े, तो इसमें भी वन टाइम एंट्री है। और ऑर्फन सिंगल पेरेंट या अनाथ बालक है तो इसकी भी आप यहाँ से वन टाइम एंट्री कर सकते हैं। और ट्राइब्स कैटेगरी में भी वन टाइम एंट्री कर सकते हैं। तो जो जो ज़रूरी आपको लगे, जैसे यहाँ पे हम ये 2 कैटेगरी है, ये बहुत ज़रूरी है, BPL और फैमिली। BPL तो 11वीं और 12वीं के लिए, और फैमिली एनुअल इनकम ये प्रत्येक कक्षा के लिए, ये दोनों एंट्री ज़रूरी है। PCTS कार्ड ये आपको राजश्री योजना के लिए इसकी एंट्री करनी होगी। ये कक्षा 1 में जो अध्ययनरत विद्यार्थी है उनके लिए इनकी एंट्री है वो अनिवार्यतः करनी होगी, अन्यथा उन विद्यार्थियों को राजश्री योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। तो ये काम हो गया हमारा। जो साला दर्पण से हमें जो 4 तरह के काम करने हैं उनकी हमने यहाँ डिटेल देखी है। दोबारा से हम एक बार रिवाइज कर लें। फर्स्ट नंबर काम हमें जो इंचार्ज है उनकी मैपिंग करनी है। जिनको भी प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक का इंचार्ज बनाया है उनकी एंट्री की। उसके बाद में हमने साला दर्पण पर विद्यार्थी टैब में प्रपत्र 9 की जो फीडिंग है वो कंप्लीट की। और उसके बाद में हमारी जो ये एंट्रीज है, यहाँ ये विद्यार्थी की जो लाभकारी योजनाओं से संबंधित सूचना है ये एंट्री। और चौथी जो महत्वपूर्ण है वो है आधार, जन आधार ऑथेंटिकेशन अगर किसी का नहीं हो रखा है तो अगर डॉक्यूमेंट्स में सेम नाम वगैरह है तो आप आधार जन आधार ऑथेंटिकेट कर देवें ताकि छात्रवृत्ति में उसका नाम शो हो जाए। अब हमें क्या करना है, ये तो साला दर्पण का जो स्कूल का लॉगिन है उस पर किए जाने वाले कार्य हैं। अब आपको इंचार्ज के रूप में लॉगिन करना है तो वो कहाँ से करेंगे, आप यहाँ वापस स्कीम में जाएंगे और स्कीम में जाके ये देखिए योजनाएं, और योजनाओं में आपको मिलेगा छात्रवृत्ति टैब। ये छात्रवृत्ति टैब है और छात्रवृत्ति टैब में स्टूडेंट स्कॉलरशिप, इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये स्कॉलरशिप का यहाँ पे आपको दिख गया गो टू बेनिफिशियरी स्कीम पोर्टल। BSP पोर्टल पे हम जाएंगे तो गो टू बेनिफिशियरी स्कीम पोर्टल, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही हमारे सामने ये पेज आता है। तो यहाँ पे आपको, अगर आप यहाँ पे सीधा सेशन सेलेक्ट करके और स्कॉलरशिप सेलेक्ट करके और ओपन करोगे तो स्कूल का जो लॉगिन है वो खुलेगा। यहाँ आपको लॉग आउट करना है, एक बार लॉग आउट करना है क्योंकि हमें इंचार्ज के रूप में, छात्रवृत्ति के इंचार्ज के रूप में लॉगिन करना है यहाँ। तो हम यहाँ से लॉग आउट करेंगे। तो यहाँ हम लॉग आउट कर चुके हैं। अब हमारा यहाँ देखिए इंचार्ज का लॉगिन खुल चुका है। ये यहाँ गवर्नमेंट स्कूल ऑफिस, ये प्राइवेट स्कूल और ये इंचार्ज। तो इंचार्ज पर क्लिक करेंगे और अब इंचार्ज की जो स्टाफ आईडी है वो डालेंगे और स्कूल की आईडी डालेंगे और जो स्टाफ आईडी है उसके पासवर्ड डालेंगे और कैप्चा डालेंगे, तब ये लॉगिन हो पाएगा। तो मैं यहाँ डाल के इसको लॉगिन करता हूँ। यानी हमने जिनको इंचार्ज बनाया है उनकी स्टाफ आईडी यहाँ डालेंगे, स्कूल का जो यूज़र नेम है, स्कूल की आईडी 6 डिजिट है वो डालेंगे, पासवर्ड है वो स्टाफ आईडी के डालेंगे और कैप्चा डालेंगे और फिर इसको लॉगिन करेंगे। तो मैं यहाँ लॉगिन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ये लॉगिन हो चुका है। अब लॉगिन करके हम यहाँ पे स्कॉलरशिप का जो पोर्टल है इस पे जाएंगे तो स्कॉलरशिप पे हम क्लिक करेंगे। तो अब हमारे सामने सेशन ये 23-24 सेलेक्ट किया और प्री मैट्रिक यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और इसको सबमिट करेंगे। तो यहाँ सबमिट करने पर देखिए सभी विद्यालय प्रभारी के लिए सूचना है कि प्री और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति में सिस्टम से ऑटो अप्लाई शुरू हो गया है। रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ऑटो अप्लाई सिस्टम चलता है। इस दौरान स्कूल प्री और पोस्ट मैट्रिक प्रभारी मैनुअल रूप से आवेदन नहीं कर पाएंगे, लेकिन आवेदनों की निगरानी कर पाएंगे। और
सभी पात्र छात्र जो किसी कारणवश प्रभारी द्वारा आवेदन नहीं कर पाते हैं या आवेदन पेंडिंग है, उनका आवेदन ऑटो सिस्टम द्वारा किया जाता है। और ऑटो अप्लाई प्रतिदिन तभी काम करेगा जब किसी विशेष योजना के लिए शेड्यूल भी चल रहा हो। यदि किसी स्कूल प्रभारी को लगता है कि कोई आवेदन ऑटो सिस्टम द्वारा गलत तरीके से लागू किया गया है या गलत छात्र जानकारी के साथ स्वतः लागू किया गया है, तो प्रभारी आवेदन को हटा सकता है और स्टेप फर्स्ट अप्लाई रिजेक्ट का उपयोग करके शाला दर्पण बीएसपी प्रवृत्ति। तो हम देखेंगे किस तरीके से हमें अप्लाई करना है, मैनुअल अप्लाई किस तरीके से करना है और किस तरीके से हमें ऑटो अप्रूवल वाला अगर कोई गलत अप्लाई हो गया है तो उसको हम कैसे डिलीट करेंगे। तो यहाँ पे हम देखिए आते हैं। सबसे पहले यहाँ जो साइड में डैशबोर्ड है, उसके बाद में स्टूडेंट एलिजिबिलिटी है। तो यहाँ से हम एलिजिबिलिटी प्रत्येक क्लास की चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ हम इसको ओपन करेंगे तो यहाँ स्कीम में आपको जैसे एससी स्टूडेंट्स है 6th से 8th, तो 6th में जो स्टूडेंट्स है यहाँ पे हम देखते हैं कि जो पात्र स्टूडेंट हैं उनकी सूची आपको दिखेगी। तो यहाँ पे हम ये देखिए, यहाँ जो पात्र स्टूडेंट्स हैं कास्ट के हिसाब से ये उनके राइट लगा हुआ है और जिनके क्रॉस लगे हुए हैं वो आप प्रपत्र 9 में एडिट करके और इसको सही कर सकते हो। तो ये पात्रता है, इसमें कोई विशेष वो देखने वाली बात नहीं है। यहाँ पे केवल यही देखना है कि वो विद्यार्थी पात्रता में है या नहीं। अब हमें अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई के लिए ये जो फर्स्ट स्टेप है ये है अप्लाई का स्टेप फर्स्ट है, वो अप्लाई या रिजेक्ट। इस पे हम जाएंगे तो यहाँ स्कीम सेलेक्ट करेंगे, जैसे 6 से 8 सेलेक्ट कर लिया हमने और यहाँ 100 स्टूडेंट में जाएंगे। तो यहाँ हमारे सामने 6ठी 7वीं 8वीं के तीनों क्लास जो दिख रही है। यहाँ पे हम एक क्लास पे सेलेक्ट करेंगे, जैसे 6 सेलेक्ट किया, यहाँ पे इन बच्चों के नाम शो हो गए। और अब हमें क्या करना है, ये नाम जब शो हो गए तो इनके आगे आपको अप्लाई का टैब दिखेगा, वो टैब हम देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए आप, ये यहाँ पे अप्लाई और रिजेक्ट। कोई विद्यार्थी मान लो आयकर की श्रेणी में आता है, इसकी पात्रता में नहीं है, तो हम इसको रिजेक्ट कर देंगे पहले से ही। अगर इस विद्यार्थी को अप्लाई करना, जैसे डूंगर राम नाम है तो इसको अप्लाई करना है, तो हम यहाँ से ये अप्लाई जो टैब है इसको हम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आप, कुछ डिटेल्स है वो कंप्लीट, यहाँ सब के राइट लगे हुए हैं। फैमिली इनकम 0 है, इसका मतलब यहाँ पे फैमिली इनकम का कोई सर्टिफिकेट नहीं है। तो इसको मैं एक बार क्रॉस कर देता हूँ। इसके बाद में एक दूसरा लेते हैं, कोई भी विद्यार्थी, ये दूसरे वाला लेते हैं। ये दूसरा जो विद्यार्थी है हंसराज, तो इसको हम अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे भी ये फैमिली इनकम 0 है। तो इसके बाद देखिए, जिनके आय प्रमाण पत्र नहीं आए हुए हैं उनको हम एक बार अप्लाई नहीं करेंगे। डॉक्यूमेंट्स के बारे में अगर बात करें तो हमें डॉक्यूमेंट है वो ये एक तो आय प्रमाण पत्र हमें प्राप्त करना है, एक जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करना है। डॉक्यूमेंट इस बार डॉक्यूमेंटेशन कम से कम रखने का आदेश है। तो हमें आवेदन पत्र तो लेना ही नहीं है बिल्कुल ही। और ये जो आय की एंट्री के लिए हमें आय प्रमाण पत्र लेना है और जाति की एंट्री के लिए जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पे हम एक आवेदन को अप्लाई करते हैं। तो यहाँ कोई सी भी क्लास में से एक विद्यार्थी को यहाँ अप्लाई करते हैं। तो ये यहाँ पे सारी जगह टिक लगे हुए हैं, तो इसका आवेदन हम अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे ही अप्लाई करेंगे तो ये मैसेज आ गया, अप्लाइड सक्सेसफुली। अगर गलती से अप्लाइड हो गया तो उसको हम वापस डिलीट भी कर सकते हैं। कैसे? अगले स्टेप में जो यहाँ आपको दिखेगा, यहाँ पे हम जो ये अप्लाई रिजेक्ट वाला टैब है, अप्लाई रिजेक्ट वाले टैब में आप स्कीम सेलेक्ट करेंगे। तो स्कीम सेलेक्ट करने के बाद में 100 स्टूडेंट, अप्लाई वाले में आप जाएंगे और 100 स्टूडेंट करेंगे।
तो यहाँ आपको क्लासेस दिखेगी और क्लास जैसे हमने एक क्लास को सेलेक्ट किया 8वीं को, तो यहाँ देखिए ऑटो अप्लाइड है या आप मैनुअल, जो भी ये ऑटो अप्लाइड है उनमें तो ऑटो अप्लाइड लिखा हुआ आएगा, और मैनुअल अभी हमने एक किया था वो भी यहाँ पे शो होगा। तो उनको आप यहाँ से डिलीट कर सकते हो, ये जो डिलीट का ऑप्शन है यहाँ से आप डिलीट कर सकते हो। तो ऐसे आप, ये देखो अप्लाइड अभी वाला मैनुअल वाला जो है ये अप्लाइड है, तो इसको हमने यहाँ से डिलीट कर दिया, डिलीट सक्सेसफुली। तो ये ऑटो अप्लाइड अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं आए हैं तो यहाँ से आप उनको डिलीट भी कर सकते हो। पे मैनेजर की तरह ही इस पोर्टल पे भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अन्यथा 10 दिनों के अंदर गलत फॉर्म है वो भी अप्लाई हो सकता है। आप ये चेक कर लें कि जिसका जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र आया हुआ हो और एलिजिबल स्टूडेंट हो उसका ही फॉर्म आगे फॉरवर्ड हो। ये एक विशेष रूप से छात्रवृत्ति के प्रभारी को ध्यान रखना होगा, अन्यथा गलत आवेदन भी यहाँ से फॉरवर्ड हो सकते हैं। तो ये जैसे यहाँ पे 7वीं के भी ऑटो अप्लाइड है, तो मैं एक बार इनको डिलीट कर सकता हूँ, क्योंकि ये डिलीट होने के बाद में दोबारा से भी आप अप्लाई कर सकते हो। ये ऑटो अप्लाई में आ रखे हैं अभी, तो ऑटो अप्लाई पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। जिस तरह से अपने पे मैनेजर से ऑटो बिल बनते हैं और त्रुटि सहित बाहर चले जाते हैं, फॉरवर्ड हो जाते हैं, तो ऐसे ही इनको भी चेक करना है। और अब जैसे इनको फॉरवर्ड करने का क्या तरीका होगा, अगला जो स्टेप है इनका, अगला स्टेप है वेरीफाई का। तो वेरीफाई में आपको यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे ये कक्षा 9 है, तो ये इसका आवेदन ऑटो अप्लाइड हुआ है, तो इसको अगर आप वेरीफाई करना चाहते हैं तो इस पे टिक करके और वेरीफाई स्टूडेंट कर सकते हो। नहीं तो ये ऑटो वेरीफाई भी हो जाएगा अगर आप निर्धारित समय अवधि में नहीं करोगे। तो इसलिए इस पोर्टल को रोज़ाना देखना ज़रूरी है। और ऐसे ही क्लास 10 में आप देख लीजिए, इन विद्यार्थियों के अगर डॉक्यूमेंट्स आ गए हैं तो इनको वेरीफाई कर दीजिए। और वेरीफाई आप एक साथ भी, जैसे इसको टिक किया इस और वेरीफाई, इसके बाद में इसको वेरीफाई, इसके बाद में इसको वेरीफाई, और फिर ये साथ में तीनों चारों जितने भी हो इनको साथ में भी, ये नीचे वाला जो वेरीफाई टैब है इससे एक साथ भी आप वेरीफाई कर सकते हो। अब लास्ट का बचा है लॉक। तो लॉक का ये है, तो लॉक में भी स्कीम वाइज आपको यहाँ आवेदन दिखेंगे, वेरीफाई किए हुए होंगे वो लॉक में शो होंगे। तो यहाँ जैसे मैं अभी तक कोई भी वेरीफाई नहीं किया, इसलिए यहाँ पे लॉक में कोई भी वो एप्लीकेशन शो नहीं होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि लॉक में जैसे ये डिलीट कर सकते हो, फाइनल लॉक का ये वेरीफाई के कुछ ऑटो ये हो रखे हैं शायद, तो उस वजह से इनको आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो, दोबारा भी इनको अप्लाई कर सकते हो। तो इस तरीके से ये मतलब अलर्ट रहने वाली बात है इसमें पोर्टल पे। ऐसे ऑटोमेटिक जो फॉरवर्ड हो रहे हैं उनके दस्तावेजीकरण उनका अपने स्तर पर करना है। बच्चों से केवल जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र आप मंगवा सकते हो, एक बीपीएल का जो राशन कार्ड है वो मंगवा सकते हो। इसके अलावा अन्य किसी प्रकार के दस्तावेज आपको नहीं मंगाने हैं। आधार, जन आधार ऑथेंटिकेशन का कार्य है वो करना है। तो इस तरीके से ये छात्रवृत्ति का जो ऑटो मॉड्यूल है वो काम करेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके संबंध में और कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।